हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज से हम लोग क्लास 12 का सीबीएसई का इंग्लिश लिटरेचर का सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इस सेक्शन में आज हम लोग फ्लेमिंगो जो टेक्स्ट बुक है, जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है और जिसे सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार चलाया जाता है, इसका पहला चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। यह लेसन लिखा गया है अल्फोंसो डुडेट के द्वारा और ये एक फ्रेंच राइटर थे। पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर इसका हिंदी में समझाते हुए, इंग्लिश में हिंदी में बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हुए, दोनों लैंग्वेजेस का यूज करते हुए हम इसको आगे बढ़ते चलेंगे। इस चैप्टर के अंदर में जितनी भी चीजें हैं हम उनको उनके सही तरीके से, उनको किस तरीके से उनका चित्रण किया गया है, किस तरीके से उनका पिक्चराइजेशन किया गया है, हम उन सभी चीजों के बारे में एक एक करके देखेंगे। सो बी विथ मी, बी अटेंटिव। इस वीडियो को पूरा देखिए, इस सेशन को पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तो ही किसी चीज का मतलब बनता है। और सिर्फ हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं, सिर्फ कहानी है ये और इसके अलावा कुछ नहीं। कहानी के बीच में मैं कुछ एग्जांपल्स का उपयोग करूंगा। एग्जांपल्स के साथ साथ कुछ वर्ड्स जो टफ आएंगे, जो मुश्किल शब्द होते हैं, जिनका मीनिंग हमें अक्सर नहीं पता चल पाता है और मिस हो जाते हैं, उनको भी मैं बोर्ड पर लिखता जाऊंगा, उनका हिंदी में मतलब भी मैं समझाता जाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस। द लास्ट लेसन अबाउट द ऑथर सबसे पहले लिखा जाता है अल्फोंस डॉडेट। ये क्योंकि एक फ्रेंच राइटर है, फ्रेंच नेम है, तो फ्रेंच नेम्स में कोई भी जो वर्ड होता है उसमें लास्ट का लेटर यदि कॉन्सोनेंट है तो उसे हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। इसीलिए अल्फोंस डॉडेट इनका नाम है। 1840 से 1840 to 1897 was a French novelist। ये फ्रांस के एक उपन्यासकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानियां भी लिखते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांको प्रशियन वॉर। ये जो कहानी है, इसका बैकड्रॉप, जिसका बैकग्राउंड हम लोग कहते हैं, जैसे कि आप लोग काफी सारी फिल्में देखते हैं। मोहनजोदाड़ो एक फिल्म आई थी जिसका बैकड्रॉप हड़प्पा सिविलाइजेशन पर था। काफी सारी ऐसी फिल्में आती हैं, जैसे पद्मावत फिल्म आई थी जिसका बैकड्रॉप अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर था। तो वैसे ही ये जो हमारी स्टोरी है, स्टोरी अलग है, इसका वॉर इस स्टोरी में वॉर नहीं है, लेकिन दिखाया गया है कि वॉर के कारण किसी भी जगह पर, चाहे वो शहर हो या गांव हो, वहां के लोगों पर किस किस्म का प्रभाव किसी भी वॉर के कारण पड़ता है। आगे देखते हैं। इसका जो इस स्टोरी का बैकग्राउंड इज फ्रैंको प्रशियन वॉर व्हिच हैपेंड बिटवीन 1870 to 1871 इन व्हिच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया। फ्रांस जो था वो प्रशिया से हार गया था। जो तब का प्रशिया था वो आज के समय का पोलैंड, जर्मनी और थोड़ा बहुत ऑस्ट्रिया का था। प्रशिया की जो आर्मी थी उसको लीड कर रहा था जनरल बिस्मार्क। बिस्मार्क के बारे में आपको बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी ने बिस्मार्क नाम की एक यू बोट बनाई थी। अभी आपके लिए है कि आप इसके बारे में क्या क्या जानकारी और अर्जित करते हैं। हाउ मच इंफॉर्मेशन मोर यू कैन गैदर अबाउट बिस्मार्क द यू बोट, द सबमरीन एंड बिस्मार्क द जनरल हु डिफीटेड फ्रांस on while leading the side of Prussia, the then Prussia, which is right now Germany, Poland and some part of Austria. So in this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. इस कहानी के अंदर में जो कहानी में जो मेन जो बैकग्राउंड जो है उसके अनुसार अल्साशे और लोरेन नाम के जो शहर हैं, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, फ्रांसीसी जिले हैं, उन्हें प्रशिया के हवाले कर दिया गया है। And the nations of in this story the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands। प्रशिया को दे दिए गए हैं, हार गए हैं वो। Read the story to find out what effects this had on life at school। इस कहानी में एक स्कूल है, स्कूल में जाने वाला बच्चा है, स्कूल में जाने वाला जो बच्चा है उसके टीचर्स हैं और इन सभी लोगों के ऊपर में यह कहानी चारों तरफ घूमती है। बैकड्रॉप इज अ वॉर hit country where the two districts have been passed on to Germany। देखें, I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding। मैं जो यहाँ पर बच्चा है जिसके बारे में कहा जा रहा है, जो हमारा कह सकते हैं कि इस स्टोरी का हीरो है, वो स्कूल के लिए उस दिन थोड़ा देरी से मतलब स्कूल के लिए निकलता है।
दैट मॉर्निंग, उस सुबह थोड़ी देर से निकलता है, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग। ड्रेड का मतलब होता है डर। उसको इस बात का डर लग रहा था कि उसको कहीं बहुत ज्यादा डांट ना पड़ जाए। सो ड्रेड, ड्रेड मीन्स डर। सो ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, डांट खाने का डर था। स्पेशली बिकॉज एम हैमिल had said that he would question us on participles. So खास तौर पर, स्पेशली खास तौर पर डर किस बात का लग रहा था कि एम हैमिल जो कि एक टीचर थे, had said, उन्होंने कहा था, he would question us on principles. Question us, वो हमसे participles पर, I'm sorry, participles पर हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। So एम हैमिल के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। एम हैमिल इज अ फ्रेंच टीचर, और जैसे कि इंग्लिश में, हिंदी में पास्ट टेंस को बताने के लिए हम पार्टिसिपल्स का यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एम हैमिल भी फ्रेंच में पार्टिसिपल्स का यूज बच्चों को सिखाते हैं। सो एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मतलब ये जो बच्चा है, इसको उसका एक भी शब्द नहीं आता। जस्ट लाइक एनी अदर किड who doesn't know what to do in the class, who doesn't pay attention in the class, and that is why that child doesn't know कि उसको that child is not able to comprehend, understand what exactly is going in the class. उस बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि क्लास में क्या चल रहा है, क्योंकि वो अटेंशन ही पे नहीं करता है। उसका अटेंशन क्लास के बाहर की चीजों पर, घर की चीजों पर, अपने दोस्तों पर, भाइयों पर, आस पड़ोस पर, हर जगह पर जाता है, पर क्लास की बात पर नहीं जाता। वैसा ही एक ये बच्चा है जो स्कूल जाने से उस दिन डर रहा था। एक तो वो लेट स्कूल के लिए निकला था, और जाने से डर भी रहा था क्योंकि उसको मास्टर जी डांटेंगे, क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स का उसका फर्स्ट लेटर भी नहीं आता, फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए, इन शॉर्ट, इसको लगा कि मैं बंक मार देता हूं। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मेरे मन में आया कि मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स, और पूरा दिन घर के बाहर रहूं, ना घर पर रहूं ना स्कूल में रहूं, बस बाहर इधर उधर भटकता रहूं पूरा दिन, जब तक स्कूल चलता रहता है। आप लोगों में से किसी ने ऐसा किया है? अगर किया है तो बहुत गलत बात है। इट वॉज सो वार्म, इतना यार, इतना अच्छा माहौल है। वार्म का मतलब यहाँ पर है कि ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर साल में 11 महीने 12 महीने हमेशा ठंडी रहती है। तो उनके लिए वार्म का मतलब है कि 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, जो हमारे यहाँ ठंड होती है, और ऐसे माहौल को वो लोग बहुत वार्म माहौल कहते हैं। सो ब्राइट, इतना ही अच्छी रोशनी थी, सूर्य की रोशनी थी, चमकदार रोशनी थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़ियाएं चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पर, जहां तक इन लोगों का जो बस्ती है उसके किनारे पर जो जंगल है, वहां पर चिड़ियाएं चहचहा रही हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। सो ओपन फील्ड, दूर तक एक लंबा चौड़ा मैदान है, उसके पीछे में एक विंडो मिल है। सॉ मिल मतलब एक तरीके का, समझ लीजिए कि कारखाना टाइप का है, जिसमें लकड़ियां काटी जाती हैं। लकड़ियां जैसे हमारे यहाँ पर आरा मिल कहते हैं इसको, वैसा एक आरा मिल है। और प्रशियन, जिसके पार थोड़ा सा दूर, वहीं पर जो प्रशियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग मतलब आपस में एक्सरसाइज कर रहे हैं, लड़ने का एक्सरसाइज, कोई खेल कूद भी कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूट फॉर पार्टिसिपल्स। सो यार, इतनी बाहर में इतनी मस्ती हो रही है, इतना बढ़िया मौसम है, और आप हमें पढ़ाई करने के लिए, पार्टिसिपल्स के लिए कह रहे हैं, क्या मतलब, क्यों किया जाए ऐसा? बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, मतलब मेरे मन में तो आया कि मैं भाग जाऊं, यार इतना अच्छा दिन है, बाहर मस्ती करूंगा, दिन भर घूमूंगा फिरूंगा, ऐश करूंगा, लेकिन मैंने अपने आप को रोका। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं खुद को रोक लूं। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल के लिए भाग लिया। When I passed the town, जब मैं शहर के बीचों बीच से गुजर रहा था, टाउन हॉल के बीच सामने से गुजर रहा था, there was a crowd in front of the bulletin board. तो बुलेटिन बोर्ड, जहां पर नोटिस बोर्ड, पुराने जमाने के जो शहर होते थे, वहां पर एक सेंट्रल एरिया होता था जहां पर तरह तरह की खबरें, सूचनाएं वहीं पर लगाई जाती थी। और लोग आमतौर पर, जैसे आज के समय में मेरे पास फोन है, आपके पास फोन है, आप अपने टैबलेट्स पर, डिवाइसेस पर ये क्लास देख रहे हैं। लेकिन उस समय में ऐसा नहीं होता था। हमारे पास तो न्यूज ऐसे पहुंच जाती है, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं होता था। और एक खास जगह पर एक बुलेटिन बोर्ड होता था जहां पर लोगों को खबरें लिखे हुए फॉर्मेट में लाके चिपका दी जाती थी, डाल दी जाती थी, और वहीं से लोगों को खबरें पता चलती थी। लेकिन ये तो टाउन हिट कंट्री है,
यहाँ पर तो सॉरी वॉर हिट कंट्री है, यहाँ पर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई के आफ्टर इफेक्ट्स दिख रहे हैं, लड़ाई के आसार दिख रहे हैं, लड़ाई के कारण जो पूरी व्यवस्था बदली जानी है उसके बारे में तरह तरह की खबरें आती हैं। सो वो खबरें वहीं पर लगा दी जाती हैं बिना अखबार में छापे हुए। सो देखें जरा आगे क्या होता है। सो when I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से इस शहर में जितनी भी बुरी खबरें आई हैं, वो सारी की सारी बुरी खबरें, सारी की सारी बेकार खबरें, दुखी करने वाली खबरें इसी जगह से आई हैं। द लॉस्ट बैटल, जितनी लड़ाइयां हमने हारी उनकी खबरें आई हैं। द ड्राफ्ट, की सरकार ने क्या प्लान बनाया है उसकी खबरें आई हैं। बैड न्यूज हैड कम ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो उस क्षेत्र का जो संचालक है, जो उस पूरे क्षेत्र को मैनेज कर रहा है, कमांडिंग ऑफिसर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके काफी सारे ऑर्डर्स। व्हाट कैन बी मोर नाउ, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और अब क्या है जो बुरी खबर आई हमारे पास। सो द फर्स्ट पेज इज ओवर, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पेज। Then I hurried back. Then as I hurried by, as fast as I could go. So वहां से मैं जल्दी भागा जितनी जल्दी मैं भाग सकता था। The blacksmith, watcher, blacksmith का नाम है watcher। watcher यहाँ पर जो WACHTER जो watcher ये नाम है, देखिए कॉमा के बाद कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है। watcher who was there, जो वहीं पर था, with his apprentice। apprentice मतलब होता है APPRENTICE। अप्रेंटिस का मतलब होता है जैसे मैं कोई प्रोफेशनल काम करता हूँ, आई एम लॉयर, मैं वकील हूँ, तो मैंने किसी को अपने साथ सिखाने के लिए रखा हुआ है, उसको मैं अप्रेंटिस बोलूंगा। जो मेरे नीचे में रहकर मेरे से काम सीख रहा है, वैसे लोगों को अप्रेंटिस कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं, OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग। सो उन लोगों की नौकरी लग चुकी होती है, लेकिन क्योंकि वो नए होते हैं और उन्हें काम सीखना होता है, इसलिए उन्हें ऑफिसर रिपोर्टिंग पर्सन पकड़ा दिया जाता है कि आप इस पर्सन को रिपोर्ट करोगे। वही इंसान, वही बंदा, वही व्यक्ति उनकी प्रोग्रेस का पूरा रिपोर्ट रखता है कि अब ये वाकई में मेन स्ट्रीम जॉब में, जो किसी भी काम में जो मेन स्ट्रीम के जो लोग होते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए बंदा रेडी है। सो आगे देखें। With his apprentice reading the bulletin called after me, वो जो था वॉचर, वो बुलेटिन पढ़ रहा था और उसने मुझे बुलाया, जोर से आवाज दे करके बुलाया। Don't go so fast, अरे इतनी तेज मत जाओ बाप। You will get to your school in plenty of time, तुम कहीं स्कूल शुरू होने से बहुत पहले ही ना पहुंच जाओ। I thought he was making fun of me, मुझे लगा शायद वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। And reached M. Hamel's little garden all out of breath, और जल्दी से स्कूल के कंपाउंड के ठीक बगल में ही M. Hamel का लिटिल छोटा सा बगीचा था, और वहां पर जब तक मैं पहुंचा तब तक बदहवास ऐसे करने लग गया। सी आई मेक इट ओवर हियर, मेकिंग फन ऑफ मी, मेरा मजाक उड़ा रहा था। सो एक्सक्यूज मी, यूजुअली आमतौर पर, यूजुअली मतलब आमतौर पर, साधारणतया, यूजुअली मैं अपना ब्रेकफास्ट 9 o'clock कर लेता हूँ। सो आई हैव माय ब्रेकफास्ट यूजुअली बाय 9 o'clock in the morning। सो यूजुअली आमतौर पर व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल। बसल मतलब भीड़ भाड़, बसल मतलब यार जो आपके प्रेयर में होता है, आप सब लोग स्कूल जाते हो, मॉर्निंग प्रेयर होती है, उसमें एक दूसरे के साथ जो आप खड़े होते हो तो बहुत चहलकदमी, तो उसको बसल को हम हसल बसल कहते हैं। बसल, इसके पहले एक और वर्ड हम लोग हसल एंड बसल, ये दोनों वर्ड्स एक साथ यूज किए जाते हैं। सो जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस, सो देयर वाज अ ग्रेट बसल which could be heard out in the street। so स्कूल, आप कोई भी एक ऐसा स्कूल जो स्कूल के अंदर में, जब स्कूल शुरू होने वाला होता है तो बाहर के जो लोग होते हैं वो अंदर की एक्टिविटीज को सुन सकते हैं। जैसे आप लोगों के स्कूल में जब प्रेयर होती है तो जो प्रेयर की जो आवाज होती है स्कूल के बाहर सुनी जा सकती है। स्कूल में कोई फंक्शन होता है वो बाहर सुनी जा सकती है, बाहर उसकी आवाज को सुना जा सकता है। सो ये उस समय की बात है जब इतना ज्यादा लाउड स्पीकर्स नहीं होते थे, इतना ज्यादा गाड़ियों में हॉर्न्स नहीं होते थे, इतनी ज्यादा गाड़ियां भी नहीं होती थी। सो ऐसे मौके पर क्या होता था कि जो स्कूल के अंदर में जो एक्टिविटीज होती थी उनकी आवाज बाहर रोड्स तक आती थी।
ये उसी के बारे में बता रहा है। जरा इमेजिन करिए कैसा सिचुएशन होगा। When the school began, there was a great bustle, बहुत भीड़, बहुत चहलकदमी होती थी, which could be heard out in the street, जिसे सड़क पर भी सुना जा सकता था। The opening and closing of desk, जैसे लोग अपने डेस्क और ओपन और क्लोज करते हैं तो उसकी आवाज होती थी। Lessons repeated in unison, क्लास में एक टीचर पढ़ा रहे हैं और पूरी क्लास उनके पीछे पढ़ती जा रही है, इसकी आवाज आती थी। Very loud, unison मतलब एक स्वर, UNISION, unison मतलब एक स्वर, एक सुर में सब लोग बोलते थे। जैसे हमारे टाइम पे स्कूल में पहाड़े पढ़ाते थे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पहले गुरुजी बोलते थे, उसके बाद सारे के सारे बच्चे एक साथ बोलते थे। देखिए जरा, वेरी लाउड विद आवर हैंड्स, बहुत जोर जोर से गा रहे थे, बहुत जोर जोर से चिल्ला करके, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि और हमारे हाथ अपने कानों पर होते थे ताकि हम अपनी बोली हुई बात को अच्छे तरीके से सुन सके, समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर के हाथ में जो डंडा होता था, जो फुट्टा, जिसको हमारे स्कूल में फुट्टा लेकर के आते थे कुछ टीचर्स, लकड़ी का बड़ा सा फुट्टा चट चट हाथ पर मारते थे। सो यहाँ पर टीचर्स जो होते हैं बच्चों को थोड़ा और जोश दिलाने के लिए कि और जोर से बोलो, टेबल पर अपना रूलर भी पटकते रहते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज क्या हुआ, आज सब कुछ इतना शांत कैसे? आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैंने सोचा था कि यार इतना हल्ला गुल्ला होगा, शोरगुल हो रहा होगा, तो उस बीच में मैं सबकी नजर बचा करके चुपचाप अपने डेस्क पर चला जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कमोशन मतलब हल्ला गुल्ला, कमोशन मीन्स शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, जिसमें काफी सारी आवाजें दब जाती हैं। लोग इसको, आप लोग कभी भी कोई फिल्म देखते हैं जिसमें जैसे कोई स्पाई वाली फिल्म हो, तो वो लोग ज्यादातर भीड़ भाड़ वाले इलाके में से निकलते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न ले, कोई उन्हें जान न ले। उसने भी ऐसा ही कुछ ट्राई किया कि हल्ला गुल्ला हो रहा होगा, इधर उधर शोर हो रहा होगा, बीच में निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस पूरी सुबह में उस दिन ऐसा कुछ था कि सब कुछ एकदम शांत सा था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन पता नहीं उस दिन में ऐसा क्या था, इस बच्चे को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, इसके लिए बस खबरें हैं। ये कहानी ऐसी चीज पर हमें दिखाती है कि यार चाहे लड़ाई किसी के भी बीच में हो, कितनी भी लॉजिकल लड़ाई क्यों ना हो, कितनी भी सच्ची लड़ाई क्यों ना हो, सब कुछ हो, लेकिन उसमें जो नुकसान जिन लोगों का होता है वो लोग आम आदमी ही होते हैं और वो दोनों तरफ होते हैं। यहाँ पर एक बच्चा है जिसको लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं, वो जिंदगी जीना चाहता है, छोटा बच्चा है, उसके लिए लड़ाई झगड़े का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मेरे ऊपर यहाँ पर कुछ लोगों के नाम बदल जाएंगे, उन लोगों का बिहेवियर, उसको कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में। आज पता नहीं क्या हुआ कि आज संडे की तरह जैसे छुट्टी होती है, छुट्टी के जैसा क्यों लग रहा है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने खिड़की से अपने क्लास के साथियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वो सबके सब बैठे हुए थे। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हैमिल थे वो कमरे में इधर उधर, इसने खिड़की से देखा, वो अपना स्टिक ऐसे, डंडा हाथ ऐसे बगल में दबाए हुए, और कमरे में इधर उधर बंदा टहल रहा था, मतलब जो टीचर थे वो टहल रहे थे। टेरिबल आयरन रूलर up and down, see, check this out, underline up and down with this terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. मुझे दरवाजा खोल करके हर किसी के सामने जाना पड़ा, मतलब कहाँ मैं सोच रहा था कि हल्ला गुल्ला होगा, लेकिन कहाँ यहाँ पर हर चीज इतनी शांत है कि पत्ता भी हिले तो वो नोटिस हो जाए मैं तो पूरा इंसान हूँ जो जा रहा हूँ। So you can imagine how I blushed and how frightened I was. अब ब्लश का मतलब होता है शर्म खा जाना, मतलब लज्जित हो जाना। ब्लश मतलब शर्मा जाना। सो ब्लश एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ। मैं कितना लज्जित था, कितना शर्माया और कितना डरा हुआ भी था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ आज? कुछ हुआ ही नहीं। मैं लेट हूँ, मैं सबके सामने से जा रहा हूँ, मतलब मैंने दरवाजा खोला, मिस्टर हैमिल के हाथ में डंडा भी है, सब कुछ हुआ, पर मुझे किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं कहा? मिस्टर एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, उन्होंने मुझे देखा और बहुत प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। ये फ्रांस उसका नाम है, चलो अपनी सीट पर जल्दी से चले जाओ लिटिल फ्रांस। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम बस
शुरू ही करने जा रहे थे और कि तुम आ गए। कहने का मतलब यह है कि हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर देते अभी। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैंने बेंच के ऊपर से मतलब चला गया और मैं अपने डेस्क पर जाकर के बैठ भी गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं हुआ क्या, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, तब तक नहीं, लेकिन यह तब तक नहीं जब तक मैंने अपने डर के ऊपर थोड़ा काबू नहीं पा लिया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। पहले तो नजर नहीं आया, क्योंकि डरा हुआ है, नर्वस है, शर्माया हुआ है, लज्जित हो रहा है। जाकर के बैठा, थोड़ा अपने ऊपर काबू पाया, देखता अरे मेरे मास्टर जी ने आज ये खूबसूरत सा हरे रंग का कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, हिज फ्रिल्ड शर्ट मतलब शर्ट पर झालर लगा हुआ, ऐसे काम किया हुआ। फ्रिल्ड मतलब झालर टाइप, फ्रिल्ड झालरदार। सो एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब जैसे चिकन का काम किया आता है कुर्ते पर, लखनऊ का चिकन का काम किया हुआ कुर्ता बहुत फेमस है। सो उसको हम जो चिकन का काम किया हुआ होता है उसको हम एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। और उनकी शर्ट पर एम्ब्रॉयडर्ड, उनकी शर्ट एम्ब्रॉयडर्ड थी, इट्स अ वर्ब। सो दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। ये ऐसा कोट था जिसे जब स्कूल में कोई फंक्शन होता था, जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम हुआ या फिर किसी का इंस्पेक्शन, कोई क्लास का इंस्पेक्शन, कोई फैसिलिटी का इंस्पेक्शन, कुछ भी हो, मतलब प्रिंसिपल का काम होता है इंस्पेक्शन करना। सो जब कभी वो इंस्पेक्शन करते थे या प्राइज बांटते थे तभी वो ऐसा कोट पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन। सो इसके अलावा पूरा स्कूल ऐसा विचित्र लग रहा था और लग रहा था जैसे कि सोलमन मतलब होता है पवित्र, बहुत ही जिसको दिव्य कहा जाए। ऐसा लग रहा था यार ये आज क्या हो गया मेरे स्कूल को, सब कुछ इतना शांत, ऐसा लग रहा है जैसे गुरुकुल जैसी जगह लग रही है, इतनी शांति कैसे हो सकती है। लेकिन स्कूल नहीं लग रहा था, गिरजाघर लग रहा था। स्कूल ना हो जैसे मतलब एक ऐसी लोटस टेम्पल हो जिसके अंदर बात तक करना मना है। सो देखो जरा आगे क्या कहते हैं। बट द थिंग दैट, सो लेट्स राइट दिस, सोलमन। सोलमन मतलब होता है पवित्र। That's how it is. Very simple it is. So Solomon. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की चीज तब हुई जब मैंने देखा, सबसे ज्यादा मैं हैरान तब हुआ जब मैंने देखा कि बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि पीछे की सीट होती थी जो हमेशा खाली रहती थी, वहां पर क्या था, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ। वहां पर गांव के लोग हम बच्चों की तरह बैठे हुए थे। हम जस्ट इमेजिन, गांव के लोगों को सब पता है, इस बच्चे को कुछ नहीं पता है। ये बच्चे के माध्यम से एक ऐसी सिचुएशन को डिपिक्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ पर्सनिफिकेशन ऑफ अ चाइल्ड। this entire situation is being depicted in such a way that a little child, how he perceives things, we shall get clear about those things which affects a child। किसी बच्चे पर किन सब बातों का असर पड़ता है, कोई बच्चा कितनी बातों को कितने ध्यान से समझता है, किन सब बातों में लॉजिक लगाता है, वो किन सब बातों से सीखता है, उसका माइंड स्टेटस क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग बस इस फ्रांस, लिटिल फ्रांस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एम हैमल इज द टीचर। अब हम लोग ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं क्योंकि स्टोरी कुछ आगे बढ़ चुकी है। एक बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, स्कूल नहीं जाने के उसके पास तमाम कारण हैं, लेकिन उस दिन वो स्कूल चला जाता है, अपने आप को रोक करके स्कूल पहुंचता है। स्कूल पहुंचने के बाद देखता क्या है कि सब स्कूल घर में पूरी तरह से शांति है। क्या हो गया, कैसा हो गया ये। मिस्टर हैमिल जो रोज दिन मुझे डांटते थे, आज तो उनको मेरा होमवर्क भी चेक करना था। होमवर्क मतलब पार्टिसिपल्स पर जो उन्होंने कहा था कि वो टेस्ट लेंगे, उन्होंने कुछ लिया नहीं और मैं डांट भी नहीं, कोई फटकार भी नहीं। हुआ क्या है, बंदा अच्छा अपना ग्रीन कलर का कोट भी पहन करके घूम रहा है। सो ऐसा क्या हो गया है। और अरे अच्छा, इन सब चीजों के अलावा मैंने एक चीज और नोटिस करी, ये पीछे वाली सीटें जो हैं जिस पर जो हमेशा खाली रहती थी, उस पर गांव के लोग आकर के बैठे हुए हैं। देखिए जरा कौन कौन बैठे हुए हैं। सो द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। ओल्ड हॉजर, हॉजर नाम है, बूढ़ा व्यक्ति है जिसका नाम हॉजर है। विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उसके सर पर जो टोपी है वो 3 कॉर्नर, जो आपने फिल्मों में देखा होगा, काफी सारी फिल्मों में 3 कॉर्नर हैट, फ्रेंच हैट इसको कहते हैं, फ्रेंच हैट पहना हुआ था।
द फॉर्मर मेयर, जो पुराना शहर का जो मेयर था वो भी बैठा हुआ था, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पुराना पोस्ट मास्टर था वो भी बैठा हुआ था, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स एवरीबॉडी लुक सैड, और अनेक लोग बैठे हुए थे, लेकिन हर कोई वहां पर जो बैठा हुआ था बहुत ही दुखी लग रहा था। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हॉजर अपने साथ एक पुराना प्राइमर लेकर के आया था। प्राइमर एक किस्म का टूल होता है। thumbed thumbed thumb thumbed at the edges, and he held it upon on his knees with his great spectacles lying across the pages, और उसने मतलब वहां पर बैठा हुआ था और इस तरीके से बैठा हुआ था कि कोने पर, एकदम कोने पर वो हो, एंड ही हेल्ड इट ओपन एज हिज knees with, और उसने उसको खोल करके अपने पैरों के बीच में रखा हुआ था, with the great spectacles lying across the pages, और उसके जो चश्मे थे वो दूर सामने रखे हुए थे। While I was wondering, so जैसे lying across, टेबल हो उसके यहाँ पर ऐसे करके उसके स्पेक्टिकल्स रखे हुए थे। So while I was wondering about it all, जब तक मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, समझ रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल ने, माउंटेड मतलब अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए, माउंटेड मतलब खड़े हो गए अपनी कुर्सी पर जाके, ताकि पीछे के लोग भी उन्हें देख सके। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसी ग्रेव मतलब गंभीर, जब किसी की आवाज गंभीर हो जाए तो उसे कहते हैं ग्रेव। ये ग्रेव का मतलब कब्र भी होता है, पर यहां पर उसका मतलब कब्र नहीं है। सो आ गया सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसी टोन में, उसी गंभीर और शांत टोन में उन्होंने, जैसा उन्होंने मुझसे बोला था वैसे उन्होंने सबके साथ सबको बोलना, संबोधित करना शुरू किया। माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चों यह मेरा आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं। सेड The order had come from Berlin to teach only Germans in the school of Alsace and Lorraine. So बर्लिन से आदेश आ गया है कि इस स्कूल में केवल जर्मन लोगों को ही पढ़ाया जाएगा। यहाँ के स्कूलों में और लोरेन के स्कूलों में ये वही जगहें हैं जिनको जनरल बिस्मार्क ने प्रशिया के लिए फ्रांस से जीत लिया है। प्रशिया कौन है? सो पोलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का थोड़ा बहुत हिस्सा प्रशिया में आता है। तो ये अब लोरेन और अल्साशे नाम के शहरों में जो केवल जर्मन बच्चों को ही पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नए टीचर आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा आखिरी फ्रांसीसी भाषा का, फ्रेंच लैंग्वेज का ये आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, बाय गॉड, ये क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे किसी ने थंडर क्लैप, मतलब आप अंडरलाइन कर सकते हैं इसको, इस वर्ड को भी लिख लीजिए, बहुत एक्सप्रेसिव वर्ड है। थंडर मतलब तूफान और क्लैप मतलब ताली। ऐसा लगा जैसे तालियां बज गई मेरे दिमाग में, बहुत जोर से गड़गड़ 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 हो गया। ये क्या हुआ? ओह द रचेस, हे भगवान, कितनी मतलब बेकार बात है, कितनी बकवास बात है। That was what they had put up at the town hall. So अच्छा, that was what they had put up at the town hall. So यही चीज इन लोगों ने put up, लिख लीजिए, put up मतलब होता है लगाना, यही चीज उन्होंने टाउन हॉल पर लगा रखी थी। अच्छा जी, my last French lesson, मेरा फ्रेंच लैंग्वेज का मेरा आखिरी लेसन। Why? क्यों? I hardly knew how to write, मुझे तो भी लिखना भी नहीं आता। I should never learn anymore, क्या मतलब मैं और नहीं सीख पाऊंगा कभी। I must stop there, मैं अब यहीं रुक जाऊंगा। Then, ओह अच्छा, मतलब आगे जरा सोचो, एक बच्चा अचानक से उसके अंदर ऐसा लगा कि ये सब बेकार की चीजें थी, ये सब में मेरा मन नहीं लगता। अचानक से उसने ऐसा सुना और सुनने के बाद उसके दिल को जैसे झटका सा लगा, और झटका लगते ही उसने ये सारी बातें रियलाइज करी कि क्या मैं आगे ये सब नहीं पढ़ूंगा। Then, oh how sorry I was for not learning my lesson. देखो, कहता है कि मैं कितना सॉरी था, मैं कितना इस बात के लिए मैं कितना दुखी था कि मैंने अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा उसमें मैंने कभी भी अपने लेसन्स पर ध्यान नहीं दिया। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स, उसके बजाय मैं क्या कर रहा था? मैं सिर्फ चिड़ियाएं देख रहा था, एग्स, अंडे देख रहा था उनके, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। सार एक वैली थी वहां पर, जिसके बारे में आप लोग ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में पढ़ चुके हैं।
अल्जैक, लोरेन, अल्साशे, ये सारे कुछ ऐसी जगहें हैं जो कोल माइंस यहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती थी उस समय, और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में सारी की सारी चीजें फ्रांस से, सॉरी, जर्मनी से छीन ली गई थी वापस। सो देखें जरा आगे। मैं तो बस यही सब कर रहा था, मतलब चिड़िया देख रहा था और चिड़ियों के अंडे गिन रहा था, और उसके बाद अल्जैक, सॉरी, सार वैली में स्लाइड कर रहा था, फिसलन वाला गेम खेल रहा था। माई बुक्स दैट हैड सीन सच अ न्यूएंस अ व्हाइल अगो, मेरी किताबें जो कुछ समय पहले तक इतनी बेकार लगती थी, मतलब बहुत ही मेहनत का काम लगती थी, सो हैवी टू कैरी, इतनी भारी होती थी, मतलब ऐसा इतनी भारी लगती थी पहले जबकि मैं उनको उठा के चल नहीं पाता था। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो सेंट्स मतलब यहाँ पर जो पवित्र लोग होते हैं, साधु सन्यासी लोग होते हैं, उनकी हिस्ट्री, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, ये सब तो मेरे पुराने साथी हो चुके थे और मैं इनको अपने से अलग नहीं कर सकता था। अचानक से इसको रियलाइज होता है कि अच्छा ये भी चीजें जरूरी थी। एंड एम हैमिल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और ये सब तो चलो पढ़ाई लिखाई की बात थी, अब मुझे अपने टीचर से भी, एम हैमिल जो कि मेरे टीचर थे, वो भी अब दूर जा रहे थे, और दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और क्या मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा, यह विचार आते ही मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। इन सब बातों को जैसे मैंने इन सब बातों पर को सोचा समझा, उसी तरीके से मेरे दिमाग में उनका डंडा और उनका गुस्सा दोनों का दोनों गायब हो गया। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। अच्छा, तभी मैं समझूं कि बस ये अपने लास्ट लेसन को बहुत ही इज्जत से डिलीवर करना चाहते हैं, बच्चों को आखिरी पाठ पढ़ाना चाहते हैं, और इसीलिए इन्होंने ये ग्रीन कलर का कोट पहना है, जो उन्होंने जो हमेशा वो संडेज को या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर या किसी सेरेमनी इंस्पेक्शन के टाइम पर पहनते थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room। और अब जाकर मुझे अब इसके सामने सारी की सारी स्थिति क्लियर हो गई, क्योंकि कल से नया रेजीम, नया हिसाब किताब चालू हो जाएगा, कल से नए टीचर आ जाएंगे, सिर्फ जर्मन बच्चे पढ़ेंगे और हमारी पढ़ाई लिखाई खत्म, सब कुछ खत्म। इसीलिए शायद अब इसको समझ में आया कि अच्छा यही कारण है कि गुरुजी ने, एम हैमिल ने ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, सारे के सारे लोग पीछे बैठे हुए हैं, स्कूल में इतना शोर शराबा क्यों हो रहा था, एम हैमिल ने मुझे डांटा क्यों नहीं, वगैरह वगैरह सारी बातें इसको समझ में आने लग गई। सो इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ये ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी के सभी बहुत दुखी थे, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और ये सब लोग भी इस बात के लिए दुखी थे कि वो लोग भी और कुछ ज्यादा समय तक स्कूल क्यों नहीं जा पाए, उन्होंने स्कूल बीच में क्यों छोड़ा, या फिर स्कूल से वो क्यों बड़े हो गए जो उन्हें स्कूल से निकलना पड़ा। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। ये उनका तरीका था जिससे वो अपने गुरु जी को, मास्टर को, उनके 40 साल के फेथफुल सर्विस, मतलब ईमानदारी से जो उन्होंने सेवा करी समाज की, बच्चों को उन्होंने पढ़ाया 40 साल तक, ये 40 सालों के एवज में 40 सालों को एक्नॉलेज करते हुए उसको, इसीलिए वो सारे के सारे ग्रामीण लोग जो थे, जो बाकी लोग जो थे, वो वहां पर क्लासरूम में सबसे पीछे वाले सीटों पर बैठे हुए थे, और इस तरीके से वो अपने देश के प्रति अपना सम्मान भी व्यक्त कर रहे थे, जो देश अब उनका नहीं रहा। While I was thinking of all this, जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है। It was my turn to recite, यह मेरी बारी थी कि मैं recite, RECITE, रिसाइट मतलब किसी चीज को पढ़ करके, या आपसे कहा जाए कि स्पीक अबाउट समथिंग, सो यू रिसाइट समथिंग, आप एक कोई कहानी सुनाओ, यू रिसाइट अ स्टोरी, आप कोई पोएम सुनाओ, यू रिसाइट अ पोएम, बिना देखे कहीं इधर उधर, बस लोगों के सामने खड़े होना और उसको बताते जाना, दैट वुड बी रिसाइट। सो what would I not have given to be able to say that dreadful ruler for the participle all through।
सो मैंने ऐसा क्या नहीं किया, मैंने वो सारी चीजें करी कि मतलब पिछले समय में जो भी कुछ मुझे याद रहा हो या पूरा रिकलेक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन वो जो डंडा था, मतलब पहले क्या होता था, दो बातें मिक्स हो रही हैं, जरा समझिए। पहले क्या होता था कि डंडे के जोर पर थोड़ा बहुत मैं याद करता था, वो भी याद नहीं किया हुआ था, अब वो भूल गया हुआ, रटा हुआ है। अब क्या है, मुझे डंडा नहीं लगना है, तब भी मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूं? क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस लेसन पर ध्यान ही नहीं दिया। अब मुझे बहुत सारी बातें और भी रियलाइज धीरे धीरे होंगी। देखिए जरा, ये मैं कौन हूं? ये वही छोटा बच्चा फ्रांस है, जो स्कूल गया हुआ है, और तरह तरह की घटनाएं हुई हैं पिछले 2 सालों में, जिसके कारण उसको अपना शहर छोड़ करके जाना पड़ेगा, या वो स्कूल कल से नहीं आएगा। हम शहर के बारे में भी नहीं जानते, स्कूल में कल से केवल जर्मन बच्चों को पढ़ाया जाएगा, हम यही बात समझेंगे। सो मैंने बड़ी कोशिश की कि मतलब कुछ ना कुछ मेरे मन के अंदर से निकले, लेकिन वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत जोर से बोलने की कोशिश करें, विदाउट वन मिस्टेक, और कोई गलती भी ना हो। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन पहले ही के ही कुछ शब्दों में मैं हड़बड़ा गया, लड़खड़ा गया, एंड स्टूड देयर, लेकिन वहीं खड़ा रहा मैं, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को ऐसे करके पकड़ा रहा और नीचे देखता रहा। माई हार्ट बीटिंग, दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल ने मुझे कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें पहले से ही बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज, देखो कितना, देखो कैसा है, देखो दुनिया कैसे चलती है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हम हर दिन अपने आप से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कोई भी काम करना है हमारे पास बहुत समय है, हर दिन अपने आप को कहते हैं। आई विल लर्न इट टुमारो, आज नहीं सीखा कोई बात नहीं, कल सीख लेंगे। ये हम पर भी लागू होता है, आप पर भी लागू होता है, मुझ पर भी लागू होता है। कोई भी काम होता है, हम उसको पहले टालने की कोशिश करते हैं, पहले दिमाग में नेगेटिविटी पहले आती है, टाल देते हैं, ठीक है कल देखेंगे। लेकिन कई बार समय आता है कि जब उसको टालने की मियाद पूरी हो जाती है, और उस मियाद के पूरी हो जाने के कारण अब वो चीज की ही नहीं जा सकती, तब इंसान को रिग्रेट होता है, शिट यार, मैंने काश कि मैंने ये काम कर दिया होता, काश मैंने ये काम क्लास में 5 मिनट और रुक गया होता, काश मैंने ये वाला क्वेश्चन अपने सर से पूछ लिया होता, काश मैंने रोज दिन 5 वर्ड मीनिंग्स याद किए होते, तो आज मेरे पास एक सॉलिड वोकैबुलरी होती, काश काश काश, लेकिन अब तो समय बीत चुका है। सो आई विल लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कहां पहुंच गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्साशे, और क्या कहें, अल्साशे में ऐसा ही होता है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कल तक के लिए। अल्साशे के जो लोग हैं, ये यहां पर ये कहना चाह रहा है कि अल्साशे में ऐसा ही होता है, अल्साशे के लोग हर बात को कल तक के लिए टाल देते हैं। Now those fellows out there will have the right to say to you, अब ये जो पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, इनके पास ये अधिकार है कि आपसे कह सकें, how is it, कहो कैसी रही, you pretend to be Frenchman, अब तुम अपने आप को फ्रेंच बच्चे बोलते हो। ये जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, ये सभी बच्चे, तुम उन सभी बच्चों से कहेंगे जो फ्रेंच पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, और अब वो तुम पर कमेंट करेंगे कि तुम अपने आप को फ्रेंच बोलते हो, ना तुम्हें लिखना आता है, ना तुम्हें बोलना आता है, और तुम काहे के फ्रेंच हो। आप अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हो, ना आपको हिंदी लिखनी आती है, ना आपको बोलनी आती है, ना आपको समझनी आती है, आप ऐसे कैसे हिंदुस्तानी हो सकते हो। हिंदुस्तानी होने के लिए कम से कम भाषा का ज्ञान तो होना चाहिए, कम से कम समझ में तो आना चाहिए, कम से कम भाषा के प्रति आपका सम्मान तो होना चाहिए। यदि यह सम्मान होगा तो आप हिंदी सीखेंगे, यदि यह सम्मान होगा, अगर फ्रांस के लोगों, अगर अपने फ्रेंच होने पर अगर आपको सम्मान आप अपना करते हैं, तो आपको फ्रेंच भाषा बोलनी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए, और समझ में तो आएगी, तभी हम ये लिख और बोल पा सकते हैं। सो एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, देखो फिर से कह रहा है कि ना तो आप अपनी भाषा बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन क्या करें, अब आप सबसे खराब लोगों में से नहीं है, आप सबसे बेकार नहीं है। पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सबके पास कुछ ना कुछ अपने आप को डांटने के लिए, हमारे पास हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खराबियां हैं। रिप्रोच मतलब खुद को सही तरह, मतलब खुद की नजर में गिर जाना, काइंड ऑफ।
रिप्रोच मतलब खुद की ही नजर में गिर जाना, तिरस्कार, किसी को उलाहना देना, कमेंट, मतलब कैसे बेकार आदमी हो तुम, अगर मैं किसी को कहता हूं तो आई एम रिप्रोचिंग दैट पर्सन. सो excuse me, your parents were not anxious enough to have you learn. So anxious means, एंशियस मतलब होता है बेचैन. एंशियस मतलब कि आप किसी चीज को लेकर के ठीक है, एंशियस, आपके पास कोई प्लान नहीं है, ऐसे किसी काम के लिए अगर आपके पास प्लान नहीं है और आपके मन में हैप्पजार्ड तरह तरह के विचार आते हैं, दैट मीन्स यू आर एंशियस. इट्स अ मेंटल थिंग. सो आपके पेरेंट्स के मन में ऐसा विचार नहीं आया कि तुम्हारी पढ़ाई को लेकर वो लोग सीरियस हो. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स. उन्होंने इस बात को ज्यादा मतलब कहा, इस बात को ज्यादा लाइक दे प्रेफर्ड इट. उन्होंने इस बात को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया, इस बात को ज्यादा उन्होंने कहा कि बॉस आप पढ़ाई लिखाई करो ना करो, आप घर पर काम करो, आप फार्म पर काम करो, तुम्हें काम पर लगा दिया, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनके पास थोड़े ज्यादा पैसे आ सकें. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. गलती तो मेरी भी है, मुझे भी दोष दिया जाना चाहिए. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माय फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. क्या मैंने तुम्हें कई बार अपने फूलों के लिए पानी लाने के लिए नहीं भेजा है, जब तुम्हें अपने पाठ को याद करना चाहिए, अपने लेसन को याद करना चाहिए था. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कोई मेरा मछली पकड़ने का मन करता, यानी छुट्टी करने का मन करता, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे, क्या मैंने तुम सब लोगों को छुट्टी नहीं दे दी थी. Then from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language. फिर इधर उधर की बातों से करते हुए ऐसा लग रहा था मिस्टर एम हैमल जो था वो इधर उधर की बातें करते हुए फ्रेंच भाषा के बारे में ही और बातें करने लगे. Saying that it was the most beautiful language in the world. वो ये कह रहे थे कि जो फ्रेंच भाषा है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है. द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज्यादा स्पष्ट भाषा है. द मोस्ट लॉजिकल, इसमें सबसे ज्यादा लॉजिक पर बेस्ड ये लैंग्वेज है. दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट. और हमें इसका आपस में इसको बोल करके इसको जिंदा रखना चाहिए, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज when a people are enslaved, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को जब कैद किया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, as long as they hold fast to their language, please underline this, when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. So जब भी लोगों को कैद किया जाता है तो भाषा के माध्यम से ही वे भाषा को बिल्कुल बहुत जोर से पकड़ के रखते हैं, ताकि वो अपनी बातों को और अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकें. ऐसा लगता है जैसे कि उनकी भाषा है वही भाषा उनके जेल से निकलने की चाबी हो. भाषा, जब भी कभी किसी को प्रिजन में, जेल में रखा जाता है तो उसको बुलाया जाता है, तो बुलवाया जाता है उससे खबर निकलवाने के लिए, तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन लोग नहीं बोलते, लोग तरह तरह के लोगों को टॉर्चर किया जाता है. लेकिन ये जो भाषा है, ये भाषा हमने इस तरीके से अपने साथ, ये फ्रेंच भाषा इतनी पवित्र भाषा, इतनी खूबसूरत भाषा है, लॉजिकल भाषा है, कि इस भाषा को हमें अपने सीने से लगा के इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, जैसे कि यह हमारी आजादी की चाबी हो. As long as they hold fast to their language as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर उन्होंने एक ग्रामर की किताब निकाली और हमारा लेसन पढ़ा. I was amazed to see how well I understood it. मैं खुद पर हैरान था कि आज जो उन्होंने पढ़ाया वो आज मुझे किस तरह समझ में आया. अब यहाँ पर एक सेकंड के लिए रुक कर देखते हैं. क्या है कि हम लोग क्लास के समय में क्लास की बातों पर कई बार ध्यान नहीं देते. क्या करते हैं, बाहर से क्या हो रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरा दोस्त उस वक्त क्या अपनी कॉपी में, नोटबुक में क्या बनाया जा रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर पॉइंट आउट की गई है. ये बच्चा जिसको लगता है कि वो फ्रेंच पढ़ ही नहीं सकता, आज उसको कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है कि उसका ध्यान पूरी तरह से क्लास में ही है. आज वो किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहा है. ये हम सबके साथ होता है. यदि हम लोग क्लास में अगर अपने लेसन्स पर ध्यान देंगे तो यकीन मानिए किसी भी चीज को रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी. इफ यू पे अटेंशन इन योर क्लासेस, इफ यू पे अटेंशन ऑन योर लेक्चर्स,
and if you pay attention to the words of whatever your teacher speaks in one particular class, then trust me, my dear students, you will never have to repeat anything. You will never have to revisit any topic anytime. You might revise it, but you will never forget that topic for sure. ये गारंटी है यदि आप लोग क्लास में अपना अटेंशन ध्यान से देते हैं और क्लास में ही एक टॉपिक को शुरू करके खत्म कर डालते हैं। सबसे आसान, सबसे सटीक, सबसे पुराना और सबसे साइंटिफिक तरीका है यह। सो आगे स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। All he said seemed so easy, so easy. जो भी उन्होंने कहा वो सब इतना आसान लग रहा था, इतना आसान लग रहा था। I think too, मैं भी सोचता हूं that I had never listened so carefully, कि मैंने कभी उनकी बातों को ध्यान से सुना नहीं, and that he had never explained everything with so much patience. या फिर हो सकता है कि उन्होंने पहले कभी इतने ज्यादा धीरज के साथ, धैर्य के साथ किसी चीज को इतना एक्सप्लेन भी नहीं किया। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लगता था कि जैसे वो बेचारा आदमी, उस पर दया आ रही थी अब फ्रांस को, वो बेचारा आदमी जाने से पहले जो भी वो जानता है वो सब अपने बच्चों को पढ़ा देना चाहता था, and to put it into our heads at one stroke, और एक ही बार में, एक ही मतलब अटेम्प्ट में, एक ही कोशिश में हमारे दिमाग में वो सारी की सारी बातें फिट कर देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमें लिखने का भी एक एक्सरसाइज मिला। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमल हमारे लिए कुछ नई कॉपीज लेकर के आए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्साशे, फ्रांस अल्साशे। सो बहुत ही राउंड हैंड राइटिंग में उस पर फ्रांस अल्साशे, फ्रांस जैसे दिल्ली इंडिया लिखा रहता है वैसे लिखा हुआ था। They looked like little flags floating everywhere in the school room. ऐसा लग रहा था कि जैसे अब हर टेबल पर हर बच्चे को दी गई, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो ग्रामीण लोग जो आए हुए थे उन्हें भी एक एक कॉपी पकड़ा दी गई कि आप ये रखो यादगार के तौर पर, सुवेनीर के तौर पर। एक वर्ड मैं आप लोगों को नया सिखाता हूं, सुवेनीर मतलब यादगार, एक ऐसी चीज जो यादगार बन जाए। कोई भी एक ऐसी चीज जो आप काफी समय तक याद करना चाहते हो उसे हम सुवेनीर कहते हैं। सो लोगों को भी ऐसी कॉपीज सुवेनीर के तौर पर दे दी गई। आगे क्या होता है देखते हैं। They looked like little flags floating everywhere, ऐसा, और हर डेस्क पर जब वो पहुंच गई चीजें तो ऐसा लग रहा था जैसे हर डेस्क पर यही चीजें हैं। फ्लैग, हर डेस्क पर फ्लैग लगा हुआ है, जाहिर सी बात है उस पर हो सकता है शायद फ्रांस का झंडा भी बना हुआ हो, प्रिंट किया हुआ हो। सो ऐसा लग रहा था कि पूरी क्लास में झंडा ही झंडा घूम रहा है। हम फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारे जो डेस्क है उस पर कोई ऐसा सिस्टम है जिस पर उसको पिन करके लटकाया जा सकता है। You ought to have seen how everyone set to work. आपको यह देखना चाहिए था, मतलब ये कहना चाह रहा है कि यह देखने योग्य था कि किस तरीके से हर किसी ने अपने काम को, इस काम को किस तरीके से अपने हाथ में, जो सर ने जो पढ़ाया, जो एम हैमल ने पढ़ाया, उसको हर व्यक्ति उस कॉपी में किस तरीके से लिखने को, अच्छे तरीके से लिखने के लिए कितना उत्सुक था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी वहां पर, हर कोई बस काम में ध्यान लगा रहा था। क्यों? क्योंकि शायद आज हमारी आखिरी क्लास है, कल के बाद या कल हो ना हो, हम यहाँ हो ना हो, स्कूल हो ना हो, लेकिन जो भी हो आज हमारी आखिरी क्लास है और आज हमें इसको बहुत अच्छे से पूरा करना है। सो द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, जो क्लास में जिसको हम लोग कहते हैं सुई पटक सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। सो वैसा ही क्लास में था, सिर्फ पेन के कॉपीज पर चलने की बस आवाजें आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, तभी क्या होता है कि कुछ बीटल पक्षी, कीड़े जो होते हैं वो अंदर की तरफ उड़ते हुए आए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, बल्कि जो सबसे छोटा बच्चा जो क्लास में था, जिसके बारे में कह सकते हैं कि उसका कंसंट्रेशन शायद उतना स्ट्रांग ना हो, उसने भी उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks, जो अपने ट्रेसिंग मतलब एक पेपर होता है जिस पर आर पार फ्लो ट्रांसलूसेंट होता है, दूसरे साइड का देख सकता है, तो उसी पर वो फिश हुक्स बना रहा था। As if that was French too, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फ्रेंच ही पढ़ रहा है, जैसे इतने ध्यान से बना रहा है जैसे कि वो फ्रेंच ही पढ़ रहा हो। On the roof, the pigeons cooed very low. So चिड़ियों के चहचहाने की आवाज को जो कोयल करती है, पिजन जो करता है, उसको हम कूड साउंड कह सकते हैं। सो बहुत ही लो आवाज में, धीमे स्वर में
उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और तभी मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। इसने अपने आप से मजाक, ये मतलब सटायर है, ब्लैक जोक है। हाँ ठीक है, हमें तो स्कूल से निकाल दोगे, तो क्या इन चिड़ियों को भी तुम जर्मनी में, जर्मन भाषा में चहचहाना सिखाओगे? ये तो अपने नेचुरल भाषा से ही, मतलब नेचुरल आवाज में ही गाएगी। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. So जब भी मैं कभी अपने लिखते लिखते मैं एकदम से ऊपर देखता, तो मैं क्या देखता था कि एम हैमल अपने कुर्सी में बिना हिले डुले बैठे हुए थे और एक टक किसी चीज को जैसे देखते रह जा रहे थे। कभी एक टक उधर देखना, कभी एक टक, मतलब गेजिंग, मतलब लगातार एक ही चीज को देखते रहना। Then at another, as if he wanted to fix it in his mind just how everything looked. ऐसा लग रहा था जैसे उन सब चीजों की वो फोटो खींच रहे हैं और अपने मन में सदा के लिए बिठा रहे हैं। ये सारी चीजें कल से वो नहीं देखेंगे, कल से उन्हें ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, वो इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। तो इसी कारण वो हर चीज को अपने मन में, मस्तिष्क में, हृदय में बिठा स्थापित कर लेना चाहते हैं। So just how everything looked in the little school room, कि मतलब स्कूल रूम में हर चीज कैसी थी, फैंसी, शानदार। फॉर 40 years he had been there in the same place. लगभग 40 साल से वो एक ही जगह पर रोज दिन एक ही काम कर रहे थे। कम से कम 40 सालों में उन्होंने 40 बैच तो निकाल दिए होंगे। 40 बैचों में उन्होंने हर बात रिपीट करी, कोई नई चीज किसी को बताई नहीं बताई, जो अनुभव लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर किए, लेकिन करिकुलम जो था सेम ग्रामर। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले भी फ्रेंच ग्रामर वैसा ही था जैसा आज है। सो जस्ट इमेजिन कि वो 40 सालों से लगभग यही काम किए जा रहे थे। He had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. जहां पर बाहर में उनका गार्डन था और अंदर में उनका क्लास था। So just like that, ठीक उसी तरह, only the desk and benches had been worn smoothly. बस हुआ क्या था कि लोगों के लगातार बैठने के कारण, लगातार फर्श घिसने के कारण, चलने फिरने के कारण चीजें जो थी वो घिस घिस करके स्मूथ हो गई थी। बेंचेस और डेस्क जो थे वो स्मूथ हो गए थे, किताब रखने के कारण, लगातार बैठने के कारण। द वॉलनट ट्रीज, वॉलनट एक किस्म का लकड़ी का ट्री, इन द गार्डन वर टॉलर। सो 40 साल पहले वो छोटा सा पेड़ था, अब वो वॉलनट का ट्री बहुत बड़ा हो गया है। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड about the windows to the roof. So hop vine देख लीजिए एक बार और। हॉप वाइन मतलब एक किस्म की बेल। ट्वाइंड, ट्वाइंड का मतलब होता है किसी चीज का दुगना हो जाना, जैसे दो भागों में बढ़ जाना, दो डायरेक्शन में बढ़ जाना। सो दिस थिंग, मान लीजिए कि कोई चीज है जो सिंगल है और आप इसको दो भागों में ऐसे बांट देते हैं। सो इसको हम कह सकते हैं ट्वाइंड। दिस वुड बी twined. This region would be twined. So the walnut tree, so जो walnut tree था वो लंबा हो गया था और जो hop vine जो था वो खिड़की के चारों तरफ दो भागों में बट करके चारों तरफ से उसने घेर लिया था। So how, खिड़की के चारों तरफ से उसने घेर लिया था। How it must have broken his heart to leave it all. कैसे उस आदमी का दिल टूट रहा होगा जिसको अब यह सब चीजें छोड़कर जानी पड़ेंगी। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। हम सुन पा रहे थे कि उसके वो भी सुन पा रहा था कि ऊपर वाले कमरे में उसकी जो बहन थी वो सारा का सारा सामान पैक कर रही थी, क्योंकि फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन ही उस देश को छोड़ करके चला जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उस आदमी के अंदर इतनी हिम्मत थी, इतनी जिजीविषा वाला आदमी था कि लास्ट दिन भी उसने सारे के सारे लेसन, सारे के सारे पीरियड्स पूरे कराए, संपूर्ण कराया। उस दिन का जो करिकुलम था उसको पूरी तरह से उसने फॉलो किया। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। लिखने के बाद हमें हिस्ट्री में भी एक लेसन मिला पढ़ने के लिए। एंड देन द बेबीज चांटेड, और जो उसके बाद जो बच्चे थे, जो छोटी क्लास के जो बच्चे थे, चांटेड, अंडरलाइन दिस। चांटेड मतलब एक स्वर में मंत्रोच्चारण, जैसे लोग करते हैं, पंडित जी लोग मंत्रोच्चारण करते हैं, उसको हम चांटिंग ऑफ दी मंत्रास कह सकते हैं। सो बच्चे जो थे वो भी इसी तरीके से चांटिंग कर रहे थे, बा बे बी बो बू, ये उनकी भाषा। डाउन 3 at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and
होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। सो देखें जरा, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, बल्कि वहीं पर पीछे में, कमरे में सबसे पीछे जो हॉजर था, जो एक आदमी का नाम है, had put on his spectacles, उसने अपने चश्मे पहन लिए थे, and holding his primer in both hands, और अपने हाथों में, दोनों हाथों में उसने प्राइमर पकड़ा हुआ था, जो उसका टूल था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वो भी जोर जोर से, बिल्कुल बहुत ही इमोशनल माहौल है। उसने जो चीज जो बचपन में पढ़ी थी, वही चीजें आज वो बच्चे पढ़ रहे हैं, और कल से यह स्कूल खत्म हो जाएगा। वही चीजें वो बच्चे आज कर रहे हैं, जो कल के समय में उसको बड़ी बेकार लगती थी हॉजर को, आज वही चीजें उसको मतलब इतना इमोशनल कर रही हैं। मैं तो बोलते समय मुझे लग रहा है, कैन इमेजिन दिस सिचुएशन, यू हाउ हॉजर मस्ट हैव बीन फीलिंग। आप लोग स्कूल जाते हैं, अभी जा रहे हैं, आखिरी साल है आपका, यकीन मानिए आज से 5 साल के बाद आप अपने स्कूल को उतना ही मिस करेंगे जितना आज की डेट में मैं अपने स्कूल को मिस कर रहा हूं। मेरे सामने यदि ऐसा दिन आया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे मौके को किस तरीके से मैं रिएक्ट करता। ये दिल तोड़ने वाला मौका लगता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया आज के दिन में खत्म होने वाली है, क्योंकि हमारी दुनिया स्कूल से ही होती है। स्कूल में जब हम जाते हैं तो वहीं तक हमारी दुनिया रहती है, और हम उस दुनिया को कभी छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन वक्त का तकाजा है, समय के साथ आदमी बड़ा होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। स्कूल से जो सीखा जाता है, जो सीखते हैं हम, वो आगे चल करके आगे आने वाले जीवन में हमारी सहायता भी करता है। Whatever we learn at the school level, we use that learning while combating different challenges that this life throws at us. So, जिंदगी में आप कुछ भी करिए, कैसा भी करिए, अपने टीचर से जो आपने सीखा है, कम से कम उसको अप्लाई करिए, उसको कभी भूलिए नहीं। आपके टीचर्स जो आपको कहते हैं, वो आपके भलाई के लिए ही कहते हैं, और बहुत प्रेम करते हैं आपके टीचर्स आपसे। आपके टीचर्स शायद इस बात का अंदाजा हम नहीं लगा सकते, क्यों हम नहीं, मतलब मैं थोड़ा बहुत लगा सकता हूं, क्योंकि अब मैं खुद एक टीचर हूं। लेकिन इस बात को वही समझ सकता है, इस दर्द को वही समझ सकता है जो व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी को, किसी न किसी पाठ में, किसी न किसी तरीके से मदद जिस किसी व्यक्ति ने किया होगा, वही इस बात को समझ सकता है। सो लेट्स फिनिश दिस स्टोरी कंप्लीटली। हम थे जहां पर हॉजर दो अपने प्राइमर को बोथ हैंड्स में पकड़ करके बच्चों के पीछे पीछे रिपीट कर रहा था, स्पेल द लेटर्स विद देम, उनके साथ लेटर स्पेल कर रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वह व्यक्ति भी रो रहा था। His voice trembled with emotions, उसकी आवाज जो थी वो उसके जो इमोशंस थे उसके कारण उसकी आवाज कांप रही थी। सो ट्रेम्बल्ड लिख लीजिए, ट्रेम्बल्ड मतलब कांपना, थरथराना, आवाज थरथराना। उसकी आवाज जो थी वह धीरे धीरे थरथरा सी रही थी। कैसा इमोशनल सा माहौल था, एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम। और कुछ लोग मतलब जिस तरीके से वो रो रहा था और बोल भी रहा था, उसको देख करके यदि कोई इंसान इसको सिर्फ यहीं से देखे, पहले का बैकग्राउंड ना जाने, तो शायद वो उसको देख सुन करके शायद हंसने लग जाता। It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. उसकी आवाज सुन करके ऐसा लग रहा था ये कितनी फनी आवाज निकाल रहा है, लेकिन दुख था इतना, रो भी रहे थे, रोने का भी मन कर रहा था। उसकी आवाज सुन करके हंसी भी आ रही थी। How will I remember it, that last lesson? कितने अच्छे तरीके से मैंने वह लास्ट लेसन पढ़ा था। यह बात केवल मैं ही जानता हूं, जिसने आज तक उस क्लास में ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं उसी बात को वही बातें मुझे बहुत I can't explain it. Like this is such an amazing story it is. इतनी खूबसूरत कहानी है ये, इतनी खूबसूरती से दर्शाया गया है। एक टीचर की जो वेदना होती है, उसके मन में जो पीड़ा होती है, अपने स्कूल को लेकर के उसका जो लगाव होता है, उन सभी चीजों को, स्कूल से जुड़ी हुई जो उसकी भावनाएं होती हैं, उसको कितने अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अगले दिन वो टीचर वह स्कूल में नहीं रहेंगे, माफ कीजिएगा, टीचर रहते हैं। अगले दिन वो गुरुजी उस स्कूल में नहीं रहेंगे, लेकिन वो स्कूल की यादें अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जो जिंदगी भर उनके साथ रहेंगी। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक ये यादें भी रहेंगी। और यही बातें उस क्लासरूम में बैठा हुआ छोटे से छोटे बच्चे से बड़े से बड़ा जो व्यक्ति है, जो बुजुर्ग से बुजुर्गवार जो व्यक्ति है, वो हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है। एट वंस, लेकिन तभी अचानक द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की जो घड़ी थी, घंटा घर जो था, उसमें
12 बजे। देन द एंजेलस, उसके बाद एंजेलस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन, जो प्रशियन आर्मी जो वहीं पर प्रैक्टिस कर रही थी, ट्रेनिंग कर रही थी, ड्रिल कर रही थी, वो सब, उन सब लोगों के तुरहियां, ट्रम्पेट मतलब तुरहियां, जो इस शेप की होती थी, तुरहियां जो बजाई जाती थी लड़ाई से ठीक पहले, यहां पर मुंह रख करके बजाया जाता था, पी 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 पी, पी करके बजाया जाता था। सो एंजेलस नाम है किसी आदमी का। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो वहां से लौटने का उन लोगों को संकेत हो जाता था, इट्स अ मैसेज कि चलो चलो वापस चलो। जो प्रशियन आर्मी में जब ये बजता था तो इसका मतलब होता था कि ड्रिल छोड़ो, वापस चलो। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारे खिड़की के ठीक नीचे से यह आवाज आई। एम हैमल स्टूड अप, किसकी, एंजेलस जो था वहां पर, नहीं नहीं, एम हैमल जस्ट स्टूड अप, वो खड़े हुए, वेरी पेल, बहुत ही पीला पड़ा हुआ चेहरा, बहुत ही, इसको क्या कहा जाता है कि चेहरा सफेद पड़ जाना। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, जब वो अपनी चेयर में खड़े, जब वो चेयर पर खड़े हुए, उसके बाद तब मैंने उनको, अभी तक मैंने उनको इतना लंबा नहीं देखा था। लंबे तो होते ही हैं यूरोप के लोग, लेकिन मैंने उनको इतना सीधा खड़ा कभी देखा नहीं। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सेड ही, वह उसने कहना शुरू किया, लेकिन बोल रहा था आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, लेकिन उनके गले में कुछ फंस गया, जिसको कहते हैं कि गला रुंध गया, गला रुंध जाना। चोकिंग का मतलब, गला चोक करने का मतलब, जैसे जब आदमी कोई रोने जैसे मुद्रा में आ जाता है, तब वो बोलते बोलते गला उसका रुंध जाता है। सो वैसा ही कुछ हुआ, एंड ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, लेकिन उसी समय वो लोग, हमारे पीछे व्हाइट बोर्ड है, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे, टुक अ पीस ऑफ चॉक, चॉक उन्होंने उठाया। आई नेवर took a piece of chalk and bearing on with all his might, और अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगा करके, he wrote as large as he could, Vive la France, so अलविदा फ्रांस, और उन्होंने उसके ऊपर क्या लिखा, Vive la France मतलब अलविदा फ्रांस, गुड बाय फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसके बाद वो रुके और अपने सर को उन्होंने इस तरीके से, जैसे दीवार की तरफ, मान लीजिए ऐसे दीवार है, ऐसे उन्होंने दीवार पर ऐसे अपना सर लगाया, लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने बिना कोई शब्द बोले अपने हाथों से ऐसे उठाया और बोला क्या, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू कैन गो, स्कूल खत्म हो गया है और अब आप घर वापस जा सकते हैं। ये पूरी कहानी थी। इस पूरी कहानी में हमने तरह तरह की बातों को समझाने की कोशिश की है। एक वॉर हिट कंट्री है, इस वॉर हिट कंट्री के अंदर में जैसे हमने शुरू किया था, हमने यही बोला था कि किस तरीके के वहां के लोगों की सफरिंग्स हो जाती हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं। सो दैट कंप्लीट्स आवर चैप्टर, और आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। The people in the story suddenly realize how precious their language is to them. हम ये इसके बारे में लिख सकते हैं। France thinks, will they make them sing in German? So I told you about this. What could this mean? There could be more than one answer. So आप लोग अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। So talking about the text, when a people are enslaved, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को अंडरलाइन करवाई हैं। So वर्किंग विद वर्ड्स, पेटीट मतलब फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा। किंडरगार्टन, केजी, ये जर्मन वर्ड है जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। कैपिटल लैटिन शब्द से, लैटिन लैंग्वेज से आया है। डेमोक्रेसी ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जो आप लोगों ने देखा भी होगा। बाजार, वंस अगेन बाजार इज अ हिंदी वर्ड। सो कर सकते हैं हम लोग। अगर आपको कोई इस पर कोई प्रश्न पूछना है, कोई क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आया, आप लैंग्वेज से लिखने के तरीके से अगर आप कुछ मतलब लिखने का तरीका आप अपना बेहतर करना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूं। सो दैट कंप्लीट्स आवर चैप्टर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आया है तो, नहीं पसंद आया है तो कमियां बताइए, हमें दोनों का इंतजार है। लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छाई मतलब भलाई करते हैं, तारीफ करते हैं तो हौसला और ज्यादा
बढ़ जाता है। यदि कोई चीज पसंद नहीं आती और आप हमें बताते हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट को, अपने लेक्चर को बेहतर बनाने में और ज्यादा मदद मिलती है। और हम अपने मतलब इस प्रयास में कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इसमें हम सभी लोगों की मदद कर सकें, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं। सो दिस इज माय अटेम्प्ट टू हेल्प एवरीवन। कोई भी मुझको अप्रोच कर सकता है, कोई भी हमें कमेंट कर सकता है, कोई भी सवाल आप पूछ डालिए। अगली बार हम लोग लेक्चर 2 लेकर के आएंगे, उसमें दूसरा चैप्टर होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए आपको टाटा, बाय बाय, नमस्ते। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना और अपने लोगों का बेहद ख्याल रखिए। सो थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।